हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में 3 पार्ट है। फर्स्ट वन लॉज ऑफ गैसेस, सेकेंड वन कार्नोटी थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्ड वन इज रियल गैस। और ये चैप्टर जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस गैस स्टेट से पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग गैसेस स्टेट। तो हम लोग शुरू करेंगे गैसेस स्टेट। तो जैसा कि तो फर्स्ट वन मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कुछ भी जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप होती है। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है। इसके कारण जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉलिड में जो मौजूद एटम, मॉलिक्यूल और आयन है, वो टाइटली हेल्ड है, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इस कारण से सॉलिड की वॉल्यूम और शेप डिफिनिट हो जाती है। जबकि लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में वीकर होती हैं। इस कारण से लिक्विड की वॉल्यूम तो डिफिनिट होती है लेकिन शेप इनडिफिनिट होती है। जबकि गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होती है, जिस कारण से किसी कंटेनर में अगर गैस रखेंगे तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वह पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाती हैं और फैल जाती हैं। मतलब गैसेस की जो वॉल्यूम है वह डिफिनिट नहीं होती है, ना तो उसकी शेप डिफिनिट होती है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज वेरी स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। सो हैव, इसलिए इसकी हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, जिसके कारण इसकी डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप होती है। तो सॉलिड की वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होती है। जैसे ये सॉलिड है तो इसकी ऑब्वियसली कह सकते हैं शेप सिलिंड्रिकल है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर वो भी फिक्स्ड है। तो सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम होती है और डिफिनिट शेप होती है। जबकि लिक्विड है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हैज बीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैज बीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में बीकर होती, जिसके कारण लिक्विड की वॉल्यूम तो डिफिनिट होती लेकिन शेप इनडिफिनिट होती। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो अगर 1 लीटर वाटर को आप रखना चाहते हैं बीकर के अंदर तो आपको 1 लीटर की बीकर चाहिए। आप चाहेंगे कि हाफ लीटर के बीकर में हम 1 लीटर वाटर को रख लें तो संभव नहीं है। और आपके पास 1 लीटर वाटर है और उसे आप बॉटल के अंदर रखना चाहते हैं तो आपको 1 लीटर का बॉटल चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाफ लीटर के बॉटल में 1 लीटर वाटर को रख लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बेसिक यहाँ पर वाटर की जो वॉल्यूम है वो क्या है? तो फिक्स्ड है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अगर आप बीकर में रखेंगे तो बीकर जैसी शेप ले लेगा,
बॉटल में रखेंगे तो बॉटल जैसे शेप ले लेगा। तो बेसिक लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है सॉलिड की तुलना में, इस कारण से हैव, इसलिए इसकी हैव व्हाट इंडेफिनिट वॉल्यूम, इसलिए इसकी इंडेफिनिट वॉल्यूम, सॉरी हैव डेफिनिट वॉल्यूम, हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप, लेकिन इनडेफिनिट शेप होती है। तो ऑब्वियसली लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनिट होती है लेकिन शेप क्या होती, इनडेफिनिट होती है। नाउ थर्ड वन इज द गैस। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता। गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब गैस के अणुओं के बीच में लगने वाली जो आकर्षण बल है बहुत ही वीक होती है, जिसके कारण किसी कंटेनर के अंदर आप गैस रखेंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स होंगी वो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाएंगी, फैल जाएंगी, और फैल जाने के बाद रैंडम मोशन करता है। तो गैसेस हैज वेरी बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वेरी बिग होती है। तो गैसेस है वेरी बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी बिग होती है, इस कारण से जो गैसेस मॉलिक्यूल होती है पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाती है, फैल जाती है। तो जो गैस की वॉल्यूम है इंडिफिनिट होगी। जैसे मान लेते 1 ग्राम गैस है और उसको आप 1 लीटर के कंटेनर में डाल दिए, तो बेसी जो गैस की मॉलिक्यूल है पूरे 1 लीटर में फैल गई, मतलब गैस की वॉल्यूम 1 लीटर। अगर 1 ग्राम गैस है उसको 5 लीटर के कंटेनर में डाल दिए, तो बेसी जो 1 ग्राम गैस के अंदर जो गैस की मॉलिक्यूल्स होंगी वो पूरे 5 लीटर में फैल जाएगी। तो गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 5 लीटर। अगर आपके पास 1 ग्राम गैस है और उसको आप 10 लीटर के कंटेनर में डाल दिए, तो जो गैस की मॉलिक्यूल है पूरे 10 लीटर के अंदर क्या होगी, तो फैल जाएगी। मतलब गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 10 लीटर। तो गैसेस की वॉल्यूम और शेप इंडिफिनिट होती है। तो गैस की वॉल्यूम कितनी ली जाएगी, तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ऑब्वियसली लिक्विड। ये आइडियली हम लोग इसे 0 भी मान लेते हैं। इस कारण से गैसेस की जो वॉल्यूम होती है हैव इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, हैव इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, जिसके कारण इसकी इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप होती है। तो गैसेस की इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप होती है। तो जो गैसेस की वॉल्यूम होती है वो कितनी ली जाती है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो गैसेस की वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी किसके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। तो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, ध्यान रखेंगे। तो मैटर मतलब पदार्थ, मैटर क्या है, तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है, इस कारण से सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम और शेप होती है, जबकि लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है सॉलिड की तुलना में। इस कारण से लिक्विड की वॉल्यूम तो डिफिनिट होती है लेकिन शेप इनडिफिनिट होती है, जबकि गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है। इस कारण से जो गैसेस की वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होती है। तो गैस की वॉल्यूम कितनी ली जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान रखेंगे गैस की वॉल्यूम कितना लिया जाता है, तो किसी कंटेनर में अगर गैस रखेंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स है पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स कर जाती है। इस कारण से जो गैस की वॉल्यूम होगी वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसमें सॉलिड के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट में 12th में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग 12th में पढ़ेंगे, और ये गैस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिस इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, गैस स्टेट में कुछ टर्म्स आती हैं। पहली टर्म आएगी आपको वॉल्यूम, खूब यूज होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। पदार्थ जितनी जगह छेकता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो वॉल्यूम कहलाती है। ऑब्वियसली तो सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम डिफिनिट होती है, जबकि गैसेस की वॉल्यूम क्या होगी, तो इनडिफिनिट होगी। तो गैस की वॉल्यूम कितनी ली जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसमें यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इसमें यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट वन इज द क्यूबिक सेंटीमीटर।
पाली यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिखते हैं सीसी। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सीसी इक्वल टू होती है 1 लीटर। तो पाली यूनिट वॉल्यूम की क्या, तो क्यूबिक सेंटीमीटर शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो सीसी। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होती है 1 मिलीलीटर, याद रखेंगे। क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं सीसी, सी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सीसी मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। आप एक क्यूब सोचिए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, वो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसे हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कहेंगे। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। सेकेंड वन है क्यूबिक डेसीमीटर। ये क्यूबिक डेसीमीटर मतलब एक क्यूब सोचिए जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर, चौड़ाई 1 डेसीमीटर और ऊंचाई 1 डेसीमीटर है। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर को आप लिख सकते हैं क्या, तो 1 डेसीमीटर की होल क्यूब। तो ये 1 आपने पढ़ा है डेसी सेंटी मिली, बेसिक में बताया था, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9। तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर का होल क्यूब। तो बेसिक इट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻1 और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर मतलब क्या, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये कितनी होगी, तो 10⁻3 सीसी होगी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब दैट इज इक्वल टू 10⁻3 सीसी मतलब 10⁻3 मिलीलीटर। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होती है 10⁻3 लीटर, मतलब हो गया 10⁻3 इंटू मिली मतलब 10⁻3 लीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गई, 1 लीटर। आपको याद रखना है कि जैसे आपको याद रखने के लिए बोले कि 1 सीसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर, उसी तरह से 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब कितना, 1 लीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। और तीसरी यूनिट वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बोले इसे नोट करिए, नेक्स्ट स्लाइड में अपन करते हैं फिर। तो थर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज अ क्यूबिक मीटर। तो थर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1 मीटर की होल क्यूब। 1 मीटर में तो हो गया 10⁻2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, मतलब 10⁻3 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻6 सीसी मतलब 10⁻6 मिलीलीटर, सीसी मतलब मिलीलीटर। तो 10⁻6 मिली मतलब हो गया 10⁻3 ये लीटर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻3 लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितनी होगी, तो 10⁻3 लीटर। तो थर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज अ क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितनी, तो 10⁻3 लीटर हो गई। तो ये यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम हो गई। नाउ जो दूसरी टर्म यूज होती है गैस स्टेट में फ्रीक्वेंटली, दैट इज प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या है, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। प्रेशर क्या होती है, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब ऑब्वियसली P इज इक्वल टू क्या होगी, तो F/A। ध्यान दें, सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड के केस में जो प्रेशर हो गया, लिक्विड के केस में अगर आपने कोई सॉलिड ले रखी है, लिक्विड ले रखी है, तो सॉलिड और लिक्विड की मास होगी, उस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगी, तो फोर्स। तो वह फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट। जबकि गैसेस स्टेट में, मतलब किसी कंटेनर के अंदर आप गैस रख देंगे तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वह कंटेनर के वास से कोलवाड़ करते, उसके कॉलिजन से फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो किसी कंटेनर के अंदर आप गैस रख देंगे तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वह कंटेनर के वास से, मतलब बर्तन के दीवार से टकराती हैं, उसके टकराने से फोर्स लगता है
और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो ध्यान रखेंगे सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर होती है डेट ड्यू टू वेट, मतलब सॉलिड और लिक्विड की मास होगी, उस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, और वह फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जबकि गैस स्टेट में जो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होती है, जबकि गैसेस स्टेट में प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से कोलॉइड करती हैं, उसके कॉलिजन से फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर होती है ड्यू टू वेट, जबकि गैस स्टेट में जो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होती है दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। नाउ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर की यूनिट्स। तो फर्स्ट वन ऑब्वियसली फोर्स की होगी न्यूटन, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे नोट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। पास्कल वाज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, उन्हीं के नाम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। तो इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल एंड इट इज, और ये क्या है, इट इज एसआई यूनिट, और ये एसआई यूनिट हो गई किसकी, तो प्रेशर की, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें या पास्कल कहें, ये क्या है, तो एसआई यूनिट है किसकी, तो प्रेशर की। नो सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मापने की जो दूसरी यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी गैस कंटेनर के अंदर आपने गैस रख दिया है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, उसे मापने का जो यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है, जितनी प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वायुमंडल है, मतलब वायुमंडल मतलब ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स है, वो हम लोगों की बॉडी से कोलॉइड करती है, उसके कारण फोर्स और उसी के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो जो वायुमंडल हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडल हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है ये मेजर किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। मतलब बैरोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करी जाती है। तो बेसिक एटमॉस्फेयर हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, तो आपको मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट इन गैस स्टेट में कि वायुमंडल हम लोग के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। मतलब किसी इवैक्यूएटेड ट्यूब में 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी को रख दे, किसी इवैक्यूएटेड ट्यूब में 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी को रख दे, उसके बॉटम पर प्रेशर निकालें, जितना प्रेशर आएगा वही वायुमंडल हम लोगों के ऊपर लगाता है। मतलब जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है इक्वल होता है किसके, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट को आप लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। और इसी को हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उस तरह से थर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर, जो तीसरी यूनिट प्रेशर की होती है दैट इज टॉर। थर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज द टॉर। ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट के कारण जो प्रेशर होती है, 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट के कारण जो प्रेशर होती है उसे हम लोग कहते हैं 1 टॉर। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 टॉर इज इक्वल टू कितना, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। तो 1 मिलीमीटर मरकरी हाइट के कारण जो प्रेशर होती है दैट इज कॉल्ड 1 टॉर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितनी टॉर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट मतलब हो गया 760 टॉर, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। उस तरह से फोर्थ यूनिट ऑफ प्रेशर, जो चौथी यूनिट प्रेशर की होती है दैट इज अ बार। फोर्थ यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। 1 बार इज इक्वल टू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितनी बार, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है
और 10⁵ लीटर पर मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 बार, तो दैट इज इक्वल टू 1.013 बार हो गई। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 बार हो गई। तो प्रेशर, व्हाट द प्रेशर, प्रेशर क्या है, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब P इज इक्वल टू F/A। यूनिट्स ऑफ प्रेशर फर्स्ट वन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, शॉर्ट में PA लिखते हैं। ये ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है, जैसे वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर होती है, उस तरह से प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसी को आप पास्कल कह सकते हैं। सेकेंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हाइट, दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरी यूनिट प्रेशर की टॉर्क 1 मिलीमीटर मर्करी हाइट के कारण जो प्रेशर होती है, दैट इज इक्वल 1 टॉर्क, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर्क। फोर्थ यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है। नाउ डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी एंड नेक्स्ट टर्म जो इसमें खूब यूज होती है, दैट इज द डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume is called density, is called density। यूनिट वॉल्यूम की जो मास होती है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गई मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली अगर यूनिट्स की बात करी जाए, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट होती है ग्राम, वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी की यूनिट ऑब्वियसली सीजीएस सिस्टम में अगर मास की ग्राम होगी, वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेकेंड वन ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम में अगर कहें तो मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। मास की ऐसा सिस्टम में यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ऑब्वियसली सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ऐसा सिस्टम में किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन आप देखेंगे कि गैसेस स्टेट में, गैस की अवस्था में जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है जनरली ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, नोट आप इन गैस स्टेट गैस की अवस्था में, इन गैसेस स्टेट जो डेंसिटी ऑफ गैसेस आप देखेंगे ज़्यादातर डेंसिटी ऑफ गैसेस also expressed in ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर। जैसे आप कहें डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे आप कहें फॉर एग्जांपल कि डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है दैट इज इक्वल टू 1.293 ग्राम पर लीटर होती है। तो एयर की जो डेंसिटी होती है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो 1.293 ग्राम पर लीटर होती है। एयर का जो घनत्व है, मतलब 1 लीटर आप एयर ले लीजिए तो उसकी मास 1.293 ग्राम हो जाएगी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और भी ध्यान रखेंगे, नोट जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है DW दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम मतलब हो गया 10⁻³ किलोग्राम। और आपने पढ़ा है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, जैसा आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो 10⁻6 क्यूबिक मीटर। तो ये 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 10⁻6 क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब ध्यान रखेंगे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का है या 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को आप किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए
तो ये 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी सीजीएस में ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एसआई में किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन गैसेस रेट में आप देखेंगे कि गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करी जाएगी। जैसे डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है 1.293 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट गैस स्टेट में और बताया था। रिलेटिव, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होगा? तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी, और इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ वेपर डेंसिटी, ये वेपर डेंसिटी क्या है? तो रेशियो है किसकी? तो मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हार्डन गैस। ये वेपर डेंसिटी क्या है? तो इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किसकी? तो रेशियो ऑफ मोलर मास, रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस, मोलर मास ऑफ एनी गैस, मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हार्डन गैस, टू द मोलर मास ऑफ हार्डन गैस, H2 गैस इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है? तो रेशियो है किसकी? तो मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हार्डन गैस। मतलब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई? तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, किसी भी गैस का मोलर मास क्या होगा? तो मोलिकुलर मास इन ग्राम। मोलर मास ऑफ हार्डन गैस मतलब मोलिकुलर मास ऑफ हार्डन इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये सिंपली क्या हो गया? तो m/2। तो ध्यान रखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली क्या हो गई? तो मोलिकुलर मास अपॉन 2। तो व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी क्या है? तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हार्डन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। जैसे आपसे कहा जाए कि वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, तो क्या हो जाएगी? तो मीथेन की मोलिकुलर मास ऑब्वियसली 16 16/2, मतलब ऑब्वियसली क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है। नाउ लॉज ऑफ गैसेस, नाउ लॉज ऑफ गैसेस, गैसेस का लॉज। तो लॉज ऑफ गैसेस, तो फर्स्ट वन इज अ बॉयल्स लॉ। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इन, ये कोई गैस है, मान लेते हैं m ग्राम ऑफ एनी गैस, m ग्राम ऑफ एनी गैस एट फिक्स टेम्परेचर, मतलब कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यदि यहां पर प्रेशर बढ़ाएं, और यहां पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस की वॉल्यूम है वो घटेगी। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की वॉल्यूम घटेगी, जबकि प्रेशर घटाने पर गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी। तो बॉयल्स साहब के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिवन मास ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो बेसिकली बॉयल्स साहब के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, टू द प्रेशर। तो बॉयल्स साहब के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट इज, जो V होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो P के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ गैस।
यदि आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, तो क्या हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू के इंटू के अपॉन पी हो जाएंगे। V इज इक्वल टू क्या, तो के अपॉन पी, जहां पर के क्या है, तो वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पर के क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होगी, तो कांस्टेंट। तो वह साहब के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो प्रेशर के। मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर शुरुआत की प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, तो पी आई वी आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और मान लीजिए फाइनली प्रेशर पी एफ कर दिए, वॉल्यूम वी एफ कर दिए, तो फिर पी एफ वी एफ इज इक्वल टू वही कांस्टेंट आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि पी आई वी आई और बेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी एफ वी एफ इज इक्वल टू वाट, तो कांस्टेंट। मतलब ये क्या हो गई, इसका मतलब हो गया पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू वाट, तो कांस्टेंट। तो बॉस साहब के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस। नाउ वेरिएशंस फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो वेरिएशंस मतलब ग्राफ, वेरिएशंस फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग कुछ वेरिएशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो वेरिएशंस फॉर बॉयल्स लॉ, फर्स्ट वन इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। तो बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग वेरिएशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, तो आप एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करनी है तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस ले लेंगे। सपोज वाई एक्सिस पर प्रेशर ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने प्रेशर ले लिया, तो वाई एक्सिस पर हम लोगों ने प्रेशर ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट को हमने प्रेशर मान लिया। मतलब जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगी तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे। उसी तरह से एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने क्या ले लिया, वॉल्यूम। मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, या एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। तो अभी से एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ले ली, वाई एक्सिस पर प्रेशर। तो जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा। उसी तरह से एक्स पर हमने वॉल्यूम ले ली, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसके लिए, तो बॉयल्स लॉ के लिए। तो ऑब्वियसली फ्रॉम बॉयल्स लॉ से आप कह सकते हैं, बॉयल्स लॉ के अनुसार जो पीवी होती है इक्वल होती है कांस्टेंट के। मतलब पी इक्वल टू क्या होगी, तो के अपॉन वी। तो प्रेशर को आपने बाई एक्सिस पे ले रखी है, तो प्रेशर को आपने बाई एक्सिस पे ले रखी, इसका मतलब पी को आपने एक तरह से क्या मान लिया, तो बाई मान लिया, इक्वल टू के अपॉन वॉल्यूम को आपने एक्स पे ले रखी। मतलब वॉल्यूम को एक तरह से आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ, तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे, जानिए एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब प्रेशर इंक्रीज करना, और तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करने पर बाय कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे। या ध्यान, जब एक्स कोऑर्डिनेट कम होंगी तो बाय कोऑर्डिनेट ज्यादा होगी। जब मान लेते हैं कि अगर वॉल्यूम अगर कम हुआ तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर इतना है। अब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाना मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना, तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाना मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना। तो जैसे जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाएंगे तो बाय कोऑर्डिनेट घटेंगे। मतलब जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये इधर आएगा। मतलब इस ग्राफ की नेचर इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर आपने एक्स कोऑर्डिनेट इतना है तो बाय कोऑर्डिनेट इतना है, एक्स कोऑर्डिनेट इतना तो बाय कोऑर्डिनेट है। और आपने एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा करके सपोज यहाँ कर दिए, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा के आप यहाँ कर दिए तो बाय कोऑर्डिनेट घट गई। और ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट और बढ़ा दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट आपने इतना कर दिया तो बाय कोऑर्डिनेट और घट गई। तो ऑब्वियसली ये बॉयल्स लॉ के लिए आप देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वेरिएशंस कैसी आ रही है। तो हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का रहा है। एक्स बाय इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बॉयल्स लॉ के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है, जो वेरिएशन है वो कैसी आ रही है, तो
तो हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर की आ रही है। तो लॉज ऑफ गैस में फर्स्ट वन इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार एक कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पीआई वी आई इक्वल टू पी वी एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट्स। तो वेरिएशन फॉर बॉयल्स लॉ के लिए हमने वेरिएशन ड्रॉ करा, ग्राफ ड्रॉ करा। तो इसकी नेचर कैसी आ रही है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप की आ रही है। ठीक है, नाउ बॉयल्स लॉ के लिए ही प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। नाउ सेकेंड वन, प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम फॉर बॉयल्स लॉ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे। तो बेसिकली अभी तो आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करी, तो बेसिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो बॉयल्स लॉ में कैसी वेरिएशन आता है, कैसा बदलाव आता है, कैसे उसकी नेचर आता है। उसी तरह से अगर हम प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ का नेचर आएगा, ये देखना चाह रहे हैं। तो जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप लेंगे एक्स एक्सिस और लेंगे वाई एक्सिस। तो बेसिक यहां पर किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के बीच। तो एक सपोज बाई एक्सिस पर हमने प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पर रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। तो बाई एक्सिस पर आपने प्रेशर ले लिया, इसका मतलब एक तरह से आपने बाई कोऑर्डिनेट को प्रेशर मान लिया, और एक्स एक्सिस पर आपने रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम ले लिया, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को 1/v मान लिया। तो जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे। उसी तरह से एक्स एक्सिस पर आपने रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम ले ली, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे 1/v की वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे 1/v की वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। तो बेसिक फ्रॉम बॉयल्स लॉ से आप कह सकते हैं, फ्रॉम बॉयल्स लॉ से आप क्या कहेंगे, तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। मतलब ऑब्वियसली यहां पर क्या हो गई, तो यहां पर P इक्वल टू क्या हो गई, P इक्वल टू क्या हुई, तो P इक्वल टू K अपॉन V हो गई। मतलब ये P इक्वल टू K इंटू 1/v। तो प्रेशर को हमने यहां पर क्या कहां ले रखे, तो बाई एक्सिस पर। मतलब एक तरह से हमने प्रेशर को क्या मान लिया, तो बाई, ये K इंटू 1/v को आपने कहां ले रखी है, तो एक्स एक्सिस पर। मतलब एक तरह से आपने x मान लिया, तो ये क्या होगी, तो बाई इक्वल टू kx। तो बाई इक्वल टू kx, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉयल्स लॉ के लिए P इक्वल टू कांस्टेंट होती है, मतलब P इक्वल टू K अपॉन V, मतलब P इक्वल टू K इंटू 1/v। तो प्रेशर को आपने बैक्स पे ले रखी, तो ये बाई हो गया, और 1/v को x पर, तो ये x, तो बाई इक्वल टू kx। दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इस तरह का नेचर आ जाएगा। तो बेसिक बॉयल्स लॉ में ही प्रेशर और 1/v के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी नेचर लीनियर आ रही है, जो पास कर रही है थ्रू ऑरिजिन। उसी तरह से बॉयल्स लॉ के लिए ही यदि हम लोग log p, ऑब्वियसली log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए ही log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए ही log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो जब भी कभी ग्राफ ड्रॉ करनी हो तो आप क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस लेंगे और बाई एक्सिस लेंगे। जब भी कभी ग्राफ ड्रॉ करनी है तो एक्स एक्सिस लेंगे और बाई एक्सिस लेंगे। तो यहां किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो log p और log v। तो बॉयल्स लॉ में तो ऑब्वियसली P इक्वल टू कांस्टेंट है, log p और log v तो है ही नहीं। तो बेसिक log p और log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सपोज जब भी ग्राफ ड्रॉ करनी एक्स एक्सिस लेंगे बाई एक्सिस लेंगे, किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो log p और log v के बीच में। तो किसी एक एक्सिस पर log p ले लेते, जैसे बाई एक्सिस पर log p ले लेते हैं, तो बाई एक्सिस पर हमने log p ले ली, मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट को हमने log p मान लिया, मतलब बाई कोऑर्डिनेट बढ़ना मतलब यहां पर log p बढ़ना, और बाई कोऑर्डिनेट घटना मतलब log p घटना। उस तरह से एक्स एक्सिस पर हम log v ले लेते हैं, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी तो log v की वैल्यू बढ़ेंगी, और जैसे एक्स कोऑर्डिनेट घटेंगे log v की वैल्यू घटेंगे। तो यहां log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सिंस फॉर बॉयल्स लॉ,
बॉयस लॉ के लिए आप जानते हैं, सिंस फॉर बॉयस लॉ के लिए आप क्या जानते हैं, तो पीवी इक्वल टू क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। पीवी इक्वल टू क्या, तो कांस्टेंट होती है। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड हम क्या कर ले, लॉग ले लें, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि लॉग p इंटू वी इज इक्वल टू लॉग क्या होगी, तो लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होती है लॉग a प्लस लॉग b, मतलब हो जाएगा लॉग p प्लस लॉग v इज इक्वल टू लॉग k। तो यहां पर log p को हम लोगों ने बाइक्स पे ले रखी है, मतलब एक तरह से हमने log p को क्या मान लिया है, तो बाई मान लिया है। log v को हम लोगों ने x पे ले रखी है, मतलब एक तरह से हमने log v को क्या मान रखा है, तो x मान रखा है, इज इक्वल टू log k, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, तो ये मतलब ये आपका क्या हो गया, तो x बाई सी प्लस बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, तो इट इज इक्वेशन ऑफ, ये फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इट इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इस इंटरसेप्ट c1 बाई एक्सिस। तो अगर हम बॉयस लॉ के लिए ही log p वर्सेस log v का ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं, तो उसके नेचर इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो बाई और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। तो बॉयस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटती है और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ती है, मतलब पीवी टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा, तो हाइपरबोलिक नेचर की आई बॉयस लॉ के लिए। बॉयस लॉ के लिए प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और log p और log v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक स्ट्रेट लाइन आई जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स और बाई एक्सिस को, ठीक है। नाउ चॉस लॉ, चॉस लॉ के अनुसार, नो चॉस लॉ, तो चॉस लॉ के अनुसार at constant pressure for given mass of gas volume of gases will be directly proportional to temperature in Kelvin। जैसे ये कोई गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर सपोज m ग्राम ऑफ एनी गैस, m ग्राम ऑफ एनी गैस ले रखे हैं, ऑब्वियसली एट कांस्टेंट p, मतलब यहां जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से ये कांस्टेंट। यदि इस गैस की टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, सपोज स्प्लिट बर्नर है, यदि इस गैस की टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करें, तो अगर इस गैस की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली जो गैस की वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यदि आप प्रेशर कांस्टेंट रखें। तो चार्ज साहब का कहना था एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन के, मतलब जितनी ज्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, तो इंक्रीज करते जाएगी। तो चार्ज साहब के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस volume of gases will be, volume of gases will be directly proportional, volume of gases will be directly proportional to temperature obviously in Kelvin। तो चॉस साहब के अनुसार दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ठीक है टेम्परेचर इन केल्विन, कब, एट कांस्टेंट P एंड M। तो चॉस साहब के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो चॉस साहब के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है।
तो अगर यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो V इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो V इक्वल टू हो जाएंगे KT, जहां पर K क्या है, तो वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर K क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब ऑब्वियसली ये क्या हो गई, तो V अपॉन T इक्वल टू क्या है, तो ये K है, V अपॉन T इक्वल टू K। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम Vi है और इनिशियल टेम्परेचर Ti है तो Vi अपॉन Ti इक्वल टू K होगी, और फाइनल वॉल्यूम Vf है, टेम्परेचर Tf है तो Vf Tf अपॉन इक्वल टू भी K होगी। मतलब इसका मतलब ये क्या होगी, तो Vi अपॉन Ti इक्वल टू क्या, तो Vf अपॉन Tf हो गया। तो ऑब्वियसली चार्ज साहब के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की होगी, मतलब V इक्वल टू KT, मतलब Vi अपॉन Ti इक्वल टू Vf अपॉन Tf इक्वल टू कांस्टेंट हो। नाउ यदि हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो वेरिएशन फॉर चॉस लॉ, वेरिएशंस फॉर चॉस लॉ, चॉस लॉ के लिए वेरिएशन, तो वेरिएशन फॉर चॉस लॉ। तो जब कभी वेरिएशन ड्रॉ करनी हो, ग्राफ ड्रॉ करनी हो, हम लोगों को क्या करनी होगी, एक एक्सिस लेनी होगी और बाय एक्सिस लेनी होगी। हम लोग को एक्सिस लेनी होगी और बाय एक्सिस लेनी होगी। तो बाय एक्सिस पर क्या लेंगे, तो वॉल्यूम, और एक्सिस पर क्या ले लेंगे, तो टेम्परेचर। तो सिंस ध्यान दीजिए, बाय एक्सिस पर आपने यहां पर वॉल्यूम ले ली, इसका मतलब बाय कोऑर्डिनेट को वॉल्यूम मान लिया। जैसे जैसे बाय कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, बाय कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। एक्सिस पर आपने टेम्परेचर ले ली, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आपने टेम्परेचर मान लिया। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो सिंस यहां पर टेम्परेचर लिए किस में, तो इन केल्विन, यहां पर टेम्परेचर किस में लिए, तो इन केल्विन। तो सिंस फॉर चॉस लॉ, हम लोग ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो चॉस लॉ के लिए। तो सिंस फॉर चॉस लॉ, चॉस लॉ के अनुसार क्या होती है, तो V इक्वल टू होती है KT। तो यहां पर वॉल्यूम को आपने बैक्स पे ले रखी है, इसका मतलब एक तरह से V को आपने कितना मान लिया, तो बाई, और K टेम्परेचर को आपने x पे ले रखी, इसका मतलब T को आपने क्या मान लिया, तो x। तो बाई इक्वल टू क्या गया, तो KX। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसकी नेचर कैसे आ जाएगी, दिस। तो ये वेरिएशन हो गई किसके लिए, तो चॉस लॉ के लिए। तो चॉस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब V इक्वल टू KT, मतलब Vi अपॉन Ti इक्वल टू Vf अपॉन Tf इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेरिएशन फॉर चॉस लॉ के लिए वेरिएशन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कैसे आ रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो पास करी है ऑरिजिन से, ठीक है। नाउ एवोगाड्रो लॉ, नाउ एवोगाड्रो लॉ, नाउ एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार आपने मोल कॉन्सेप्ट इन गैस सिस्टम बताए थे। एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP, अगर 1 मोल आप कोई भी गैस ले लीजिए, जैसे 1 मोल आप नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल, किसी का भी ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए, मीथेन का ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल ले लीजिए। कितना टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर 180 है, मतलब इसे हम लोग कहते हैं NTP या इसी को हम लोग STP भी कहते हैं। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 22.4 लीटर हो जाएगी। तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस ले लेंगे NTP और STP पर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। अगर 2 मोल कोई भी गैस ले लेंगे NTP और STP पर, तो वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर। 3 मोल कोई भी गैस ले लेंगे 3 मोल कोई भी गैस ले लेंगे NTP और STP पर, तो वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर।
4 मोल कोई भी गैस ले लेंगे एनटीपी और एसटीपी पर, तो उसकी वॉल्यूम 4 × 22.4 लीटर, या हाफ मोल कोई भी गैस ले लेंगे एनटीपी और एसटीपी पर, उसकी वॉल्यूम हाफ × 22.4 लीटर। मतलब यहां पर एनटीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, यहां पर एनटीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। तो जैसे जैसे गैस की मोल बढ़ाते जा रहे हैं, गैस की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। जैसे 1 मोल की वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर, 2 मोल की वॉल्यूम 2 × 22.4 लीटर, 3 मोल की वॉल्यूम एनटीपी पर 3 × 22.4 लीटर। इसे एवोगाड्रो साहब को एवोगाड्रो लॉ को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस at NTP or STP occupy 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस लेंगे एनटीपी और एसटीपी पर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? इन अदर वर्ड्स, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, obviously at constant temperature and pressure पर जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस will be directly proportional, volume of gases will be directly proportional to number of moles of gases, directly proportional to number of moles of gases। मतलब दैट इज जो V होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N को होती है। कब? तो एट कांस्टेंट Tn। ठीक है, तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यहाँ एनटीपी मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180, मतलब फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसे जैसे गैस की मोल बढ़ाते जाएंगे, गैस की वॉल्यूम भी बढ़ती जाएगी। मतलब एवोगाड्रो लॉ को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ कंबाइन गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन है ये डिराइव्ड होगी बॉयल्स लॉ, चॉइस लॉ और एवोगाड्रो लॉ के कॉम्बिनेशन से। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, तो ऑब्वियसली फ्रॉम बॉयल्स लॉ से आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। बॉयल्स लॉ के अनुसार आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। ऑब्वियसली फ्रॉम चॉइस लॉ से आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इन केल्विन के। ऑब्वियसली फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ से आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। चॉइस लॉ के अनुसार वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केल्विन, और एवोगाड्रो साहब के अनुसार वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल के। तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग व्हाट, तो बॉयल्स लॉ, चॉइस लॉ, एवोगाड्रो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर हम लोग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करके लिखें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NT/P। यदि आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो V इक्वल टू
ऑब्वियसली आर इंटू एन टी अपॉन पी। जहां पर आर क्या है, तो वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कहलाता है कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो इक्वेशन आई पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कहलाता है कॉल्ड, इसे कहा जाता है कॉल्ड कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। आप इसे कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इज कॉल्ड कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो डिराइव्ड हुई है गॉस लॉ, चॉस लॉ, एवोगाड्रो लॉ। इन तीनों को हम लोग एक साथ अपने मन से मान लिए कि अगर इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएंगे, तो अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके आप लिखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आती है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को कहा जाता है कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। जहां पर आर क्या है, तो वेयर आर, जहां पर आर क्या है तो आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कहलाता है कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो लिखा दिया। तो वेयर आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम जाएं तो ये क्या होगी, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होगी। मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गई, पी अपॉन एन टी। तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर इज इक्वल टू क्या होगी, तो पीवी अपॉन एन टी। तो अगर यहां पर आर की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर, पता होना चाहिए वॉल्यूम, पता होना चाहिए मोल, पता होना चाहिए टेम्परेचर। तो ये वैल्यू कहां से लाएंगे, तो फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार आपने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल कोई भी गैस ले लें, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू कितना होगा, तो 22.4 लीटर होगा। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 22.4 लीटर। तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस लेंगे एनटीपी और एसटीपी पर तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो 22.4 लीटर हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां पर प्रेशर आप लीजिए 1 atm, वॉल्यूम कितना, तो 22.4 लीटर, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल 1 और टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू कितना, तो 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। लेकिन ध्यान रखें यहां पर आर की वैल्यू 0.0821 कब आई है, जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में है। तो ध्यान रखेंगे वासा चौसा एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करने पर एक इक्वेशन आता है, दैट इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसे हम कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जहां पर एक कांस्टेंट है कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर की वैल्यू कितना आ रहा है, तो 0.0821 आ रहा है। कब, तो जब प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में ले रखे। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम। तो वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू आपका क्या आया, तो दैट इज इक्वल टू 0.0821 आया।
किस में? तो एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। अगर अब देखिए एटीएम इज नॉट SI यूनिट ऑफ प्रेशर एंड लीटर इज नॉट SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, obviously mole is the SI unit of amount of substance and Kelvin is the SI unit of temperature। तो अगर हम R की वैल्यू ऐसा सिस्टम में निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। R इक्वल टू 0.0821 है, इसे अपन लिख सकते हैं 1 ATM, इसे लिख सकते हैं 1 लीटर, ऑब्वियसली मोल केल्विन। तो ऑब्वियसली R की वैल्यू ये 0.0821 हो गई। 1 ATM इक्वल टू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 लीटर आप जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होती है 10⁻³ लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू कितनी हो जाएगी? तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना? तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गई। ऑब्वियसली ये मोल केल्विन। अगर इन सबको हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है R इक्वल टू 8.314। ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर मीटर की कैंसिल, तो ये न्यूटन मीटर, ये मोल केल्विन। तो न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। जैसे वर्क इक्वल टू क्या होती है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो ये जूल। तो न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। मतलब ये R की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहां पर R की वैल्यू कितनी हो गई ऐसा सिस्टम में? तो R की वैल्यू हो गई वाट, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो एक R की वैल्यू आपका है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन और दूसरा R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। दोनों में अंतर क्या है? तो कहीं भी अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इक्वल टू nRT लगाते हैं, तो R की वैल्यू आप इतना ले सकते हैं या इतना ले सकते हैं, 0.0821 या 8.314। दोनों में अंतर क्या होगा? तो जब भी R की वैल्यू 0.0821 लेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा वहां पर प्रेशर किसमें पुट होगा? एटीएम, और वॉल्यूम किसमें पुट होगी? लीटर में। जबकि कहीं पर अगर R की वैल्यू 8.314 लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां प्रेशर किस में आएगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब SI में, और वॉल्यूम किस में पुट करी जाएगी? तो क्यूबिक मीटर मतलब SI में। तो दोनों में यही अंतर है कि अगर R की वैल्यू 0.0821 लेंगे तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, जबकि R की वैल्यू 8.314 लेंगे तो बेसिक प्रेशर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में पुट किया जाएगा। और बेसिक समान तौर पर R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। इससे हम लोग गैसेस की एनर्जी, जहां भी एनर्जी की बात होगी वहां पर हम R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेते हैं। और यदि कहीं पर गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल ये सब निकालना होता है तो R की वैल्यू 0.081 लेते हैं। नाउ सिंस ध्यान रखेंगे 4.18 जूल इज इक्वल टू होती है 1 कैलोरी, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। तो बेसिक इसलिए 8.314 जूल इज इक्वल टू क्या होगी? तो 8.314/4.18 कैलोरी। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 1.98 कैलोरी आती है, मतलब लगभग 2 कैलोरी। मतलब R की वैल्यू जो 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, इसको आप लिख सकते हैं लगभग 2 कैलोरी। R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ऑब्वियसली ये कैलोरी में हो गया और ये जूल में हो गया, ये अंतर है। तो R की वैल्यू 0.0821 है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करिए तो R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। Now different forms of ideal gas equation. Now different forms of ideal gas equation. Ideal gas equation का different form. तो बेसिक ideal gas equation में तो होगी क्या? तो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अगर गैस की मात्रा ग्राम में दे दी जाए तो इसको आप लिख सकते हैं PV इक्वल टू वेट ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम इनटू RT। यहां पर ऑब्वियसली P इक्वल टू मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन M लिख सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी का मतलब P इक्वल टू DRT अपॉन M। ध्यान रखेंगे अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या दे दे, मान लीजिए इसके अंदर मान दे कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे कि इस कंटेनर में कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब कितनी मोल होगी? तो आप जानते हैं कि Na मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल मतलब हो गया 1 मोल।
अगर किसी कंटेनर के अंदर Na मोलिकुल, Na मतलब 6.023 × 10⁻23 मोलिकुल है तो 1 मोल, तो 1 मोलिकुल हो गया तो 1/Na मोल। और कंटेनर के अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ मोलिकुल है, इसका मतलब कितनी मोल होगी, तो कैपिटल N/Na मोल। तो बेसिक यहाँ पर आप Pv = nR2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, Pv = नंबर ऑफ मोल को कैपिटल N/Na भी लिख सकते हैं कि Na × RT। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू Pv = nRT या Pv = W/mRT या P = dRT/m या P = N/NaRT। ध्यान रखें आइडियल गैस इक्वेशन आया कैसे है, तो वासला, एवोगाड्रो लॉ और चॉस लॉ से। अब उल्टा भी कर सकते हैं, यदि आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दें तो Pv कांस्टेंट मतलब हो जाएगा वासला। और बेसिक अगर यहाँ पर आप प्रेशर कांस्टेंट ले लें, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ले लें, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, मतलब चॉस लॉ। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोल की, मतलब एवोगाड्रो लॉ। तो ऑब्वियसली ये जो Pv = nRT डिराइव्ड किससे हुआ, तो वासला, चॉस लॉ और एवोगाड्रो लॉ से, या इससे आप वासला, चॉस लॉ और एवोगाड्रो लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।